सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कल 44 नंबर पेज पे यहाँ तक पढ़ लिया था कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे हम शुरुआत करते हैं पाठ की। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उन जैसा बर्ड वाचर यानी बर्ड यानी पक्षी, वाचर यानी देखने वाला। दूरबीन से देखते थे कौन? सालिम अली। तो इसमें यहाँ बताया गया है कौन वर्णन कर रहे हैं? जाबिर हुसैन। किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। उनके बारे में कहा गया है कि उन जैसा बर्ड वाचर कोई शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में यानी अकेले में, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। हर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों ने कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपना प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। किन के अनुसार? उनके लिए। किन के लिए? सालिम अली के लिए। सालिम अली के लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य में भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इन प्रकृति से उन्हें प्रेम था। प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, पक्षियों को ढूंढते रहते थे, पक्षी प्रेमी थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद की। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। कितनी अच्छी बात है कि जब सालिम अली स्कूल में पढ़ते थे तो तहमीना भी उनकी स्कूल की साथी थी, सहपाठी थी, साथ पढ़ती थी। सहपाठी, साथ पढ़ना, साथ पढ़ने वाली। सह यानी साथ, पाठ यानी पढ़ना। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक। रोमांचकारी कहता था एक पक्षी वैज्ञानिक के लिए जीवन कैसा था? रोमांचकारी था। ढेर सारे अनुभव यानी एक्सपीरियंस, अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। प्रश्न क्या है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। सालिम अली चौधरी चरण सिंह से क्यों मिले थे? केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चरण सिंह से मिले थे। सालिम अली किस भारतीय प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। केरल में क्या है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को खतरा क्यों था? रेगिस्तानी हवाओं को झोंके आते थे। वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी जमीनी स्तर के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे। किसानों के मसीहा भी कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो भी चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, पर्यावरण के संभावित खतरों का, संभावित यानी जिनकी संभावना है, खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। चौधरी चरण सिंह की आंखें नम क्यों हो गई? क्योंकि साइलेंट वैली को बचाने के लिए संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने प्रस्तुत किया, इसलिए उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है का मतलब वो खत्म हो चुके हैं। चौधरी साहब भी नहीं है। चौधरी साहब कौन? चौधरी चरण सिंह, जो भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। कोई बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव का संकल्प लेगा। यानी कोई बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? देखिए, ये सालिम अली कहाँ तक है? हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा।
यानी ऐसा अब कोई वैज्ञानिक मुश्किल ही आएगा जो पक्षियों का ऐसा हिमायती था, पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित था। अब कौन वकालत करेगा, यानी उनका पक्ष कौन रखेगा? पक्ष कहाँ रखा था? सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने रखा था। बर्ड वाचर थे, पक्षियों से उन्हें बहुत प्रेम था और केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए वो प्रधानमंत्री चरण सिंह से मिले थे। और जब समस्या रखी तो प्रधानमंत्री चरण सिंह की आंखें भी क्या हो गई थी? नम हो गई थी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सालिम अली की। मुझे याद आ गया, देखो एक तो होती है आत्मकथा, आत्म यानी खुद की लिखी हुई, एक होती है जीवनी, जीवनी दूसरे के बारे में लिखते हैं। आत्मकथा तो क्या है? फेल ऑफ ए स्पैरो, यानी ये तो सालिम अली ने खुद ने लिखी है। और इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं वो जीवनी के रूप में है। किसने लिखा है वो? जाबिर हुसैन ने। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ये भी पक्षी वैज्ञानिक है। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने क्या किया? उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया, यानी प्रार्थना की कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। फ्रीडा कौन है? S.D. लॉरेंस की पत्नी है। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया इन चिड़ियाँ हैं जो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इसका मतलब है कि लॉरेंस भी गौरैया से बहुत प्रेम करते थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो सालिम अली भी पक्षी वैज्ञानिक है और S.D. लॉरेंस भी पक्षी वैज्ञानिक है। तो पक्षी वैज्ञानिक होने के नाते S.D. लॉरेंस का भी यहाँ जिक्र आया है। जो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। कौन? S.D. लॉरेंस। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा कवर पहनाना। अब ये देखिए, ये कौन वर्णन कर रहा है? S.D. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी रखती है। उनकी पत्नी का कहना था कि मैं S.D. लॉरेंस के बारे में क्या क्या लिखूँ, वो तो मेरे पति थे। मैं उनके बारे में, वो चाहती तो ढेर सारी बातें लिख सकती थी, लेकिन उसे दुख था अपने पति की मृत्यु पर, इसलिए वो नहीं लिख पाई थी। वो ये कह रही है कि मेरे से ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया ही उनके बारे में जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली गुत्थी होती है और जिसको हल करना पाना मुश्किल होता है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। बचपन में क्या हो गया था? एक नीलेकंठ वाली गौरैया उनकी एयरगन से घायल हो गई थी। नीलेकंठ की वह गौरैया किससे घायल हो गई थी? एयरगन से घायल होकर गिर गई थी वो। और इसी घटना ने सालिम अली को पक्षी वैज्ञानिक बना दिया। किस घटना ने सालिम अली को पक्षी वैज्ञानिक बना दिया? देखिए, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? नीलेकंठ वाली गौरैया जो सालिम अली की एयरगन से घायल होकर गिर पड़ी थी, सारी जिंदगी उन्हें नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक, नेचुरल, प्राकृतिक। उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं यानी हटा नहीं, कम नहीं हुआ। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। सालिम अली क्या करे? प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय, टापू यानी छोटा सा भाग होता है, कहाँ? सागर में कोई जगह होती है। अथाह सागर बनकर उभरे। किसमें? प्रकृति की दुनिया में। टापू नहीं थे, विशाल सागर थे। अथाह यानी बहुत गहरा, जिसकी थाह लेना मुश्किल हो। अथाह, था यानी गहराई, अथाह जिसकी थाह लेना मुश्किल हो,
जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित है, यायावरी घूमने वाली प्रवृत्ति, भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावृत्ति आज यहाँ कल वहाँ, यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं। यानी जो लोग, जो भी उनके आसपास रहे, जो सालिम अली को जानते थे, उनके स्वभाव को जानते थे, यायावरी से परिचित थे, उन्हें आज भी क्या महसूस होता है कि वे पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी लोगों को अभी भी नहीं लगता कि सालिम अली मर गए हैं। उन लोगों को तो ये लगता है कि वो पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी लौटने वाले हैं, और वो लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौट आओगे ना। ये कौन, इस देखो कितना मार्मिक वर्णन है, कितना रुलाने वाला है। जाबिर हुसैन लिख रहे हैं किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। जब तक वे लौटते नहीं, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? नहीं, इन लोगों के दिलों में वो आज भी जीवंत है, जिंदा है। वो क्या करें? मेरी आंखें नम हैं, नम यानी उनकी आंखों में आंसू हैं, सालिम अली तुम लौट आओगे ना। यानी किससे कह रहे हो? सालिम अली से। तो वो मर चुके हैं, लेखक को भी पता है, लेकिन एक भावुक वर्णन यहाँ किया गया है। तो इस पाठ में सालिम अली की कथा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से सालिम अली पक्षियों से विशेष प्रेम करते थे, और ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण पाठ है। और किस तरह से वे पक्षियों की हिफाजत के लिए समर्पित थे, और साइलेंट वैली को बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और उनकी आत्मकथा फेल ऑफ स्पैरो है, उसमें क्या क्या उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण है इसमें। तो किस तरह से सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक बने, किस तरह से प्रधानमंत्री से मिले, कैसे कैसे वो गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में निकल जाते थे, ये तमाम बातें इस पाठ में बताई गई हैं। आशा है कि ये पाठ विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा। इस पाठ को समझने के लिए आप शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखिए, आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा और इसमें से प्रश्न भी आएंगे। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।